नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मंथन यूपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी आरओ का एग्जाम और यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है, यूपी आरओ का एग्जाम 11 मार्च को और यूपी पीसीएस का एग्जाम 17 मार्च को आपका दोस्तों डेट अनाउंस हो गया है आयोग द्वारा। तो दोस्तों, आपको इसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको पता है कि आपके दोनों एग्जाम्स में नियर अबाउट आपको 35 क्वेश्चन 32 35 क्वेश्चन आपको देखने को करंट अफेयर्स के मिलते हैं दोस्तों। तो करंट अफेयर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है दोस्तों। तो मैं आपके लिए घटना चक्र द्वारा एक बुक जारी की गई है करंट अफेयर्स की, तो वह बुक से मैंने 30 क्वेश्चन आपके लिए निकाला है दोस्तों। आज 30 क्वेश्चन हम राष्ट्रीय प्रदेश के करेंगे दोस्तों। पहले हम राष्ट्रीय प्रदेश देखेंगे, फिर अंतरराष्ट्रीय देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आर्थिक परिदृश्य देखेंगे, विज्ञान पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य देखेंगे, चर्चित व्यक्ति को देखेंगे, फिर चर्चित स्थल देखेंगे, पुरस्कार देखेंगे, योजना और परियोजनाओं को देखेंगे, सम्मेलन समारोह को देखेंगे, वर्ष दिवस सप्ताह देखेंगे, विविध और कुछ खेल परिदृश्य देखेंगे दोस्तों। तो टोटल इसमें दोस्तों 350 के आसपास नियर अबाउट क्वेश्चन है। मैं पहले घटना चक्र मैगजीन द्वारा आपको 350 क्वेश्चन ये कराऊंगा, प्लस मैं खुद 400 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवाऊंगा। तो टोटल मैं आपको करंट अफेयर्स के 700 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि एक साल का करंट अफेयर होगा। पूरा एक साल का दोस्तों, एक साल करंट अफेयर्स में आपको कवर कराऊंगा और इसमें आप आसानी से इसको जाके देखेंगे। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे आपके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। आइए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन दोस्तों, आइए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन 2, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने आंसर को छुपा दिया दोस्तों, तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा दोस्तों। आइए हम सीधे बढ़ते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए ऑप्शन नंबर ए, तो देखते हैं कि हमारे सेकंड ऑप्शन में क्या गलत था। तो देखिए यहां दोस्तों दिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया दोस्तों। यहां पे दिया है दोस्तों कि इसके भागीदार देश कौन है, नीदरलैंड्स है, फोकस देश कौन है, जापान है, मुख्य विषय क्या है, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण दोस्तों। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल यहां दी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट था 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया दोस्तों। और इसका कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया को खाद्य टोकरी के रूप में भारत प्रदर्शित करना, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में दिखाना है दोस्तों। यह क्वेश्चन मैं पहले के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, नवंबर 2023 में जारी एडेलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए अजीम प्रेम जी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी गौतम अडानी और ऑप्शन डी स्टीव नडार। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका दोस्तों, जस्ट मिनट दोस्तों, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं। हाँ, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टीव नडार। जस्ट मिनट दोस्तों, स्टीव नडार इसका सही ऑप्शन होगा, स्टीव नडार। तो क्वेश्चन सेकंड का सही आंसर होगा स्टीव नडार दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें व्याख्या में क्या दिया गया है। यहां पे जो एडगिल फाउंडेशन एवं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा मिलाकर की यह रिपोर्ट एडगिल हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट जारी की गई है 2023 की दोस्तों। इसमें 119 दानदाता, मतलब 119 दान करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया दोस्तों। इसमें जो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नडार, उनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के संस्थापक हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिलाकर तीसरा स्थान मिला इनको। और जेरोदा के सह संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत को यहां पे सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए दोस्तों। तो यहां पे 4 चीजें बताई गई दोस्तों, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। बाकी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, यहां पर सारी चीजें क्लियरली आपको दिख रही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में 9 अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहां आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए ढाका, सॉरी ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी कोलंबो दोस्तों। तो सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली दोस्तों। तो नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया दोस्तों। आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है इसमें।
तो यहां पहला है कि यह इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ओम बिड़ला ने इसकी अध्यक्षता की, जो लोकसभा के अध्यक्ष है। G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया दोस्तों। और इस सम्मेलन में इस सम्मेलन से पहले जो यह सम्मेलन हुआ 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन से पहले ही 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। मिशन लाइफ के बारे में समझते हैं। मिशन लाइफ क्या का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा केवड़िया गुजरात में किया गया दोस्तों। तो यह तो दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहां तक आप आइए दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन यहां कोई स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA उपा 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया दोस्तों? तो ऑप्शन ए धारा 2 के सब क्लॉज 1, ऑप्शन बी धारा 3 के सब क्लॉज 1, ऑप्शन सी धारा 3 के सब क्लॉज 2, ऑप्शन डी धारा 4 के सब क्लॉज 3। तो दोस्तों सही आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 1 के दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर क्या? इसका क्या सही आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का? धारा 3 के सब क्लॉज 1 इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं यहां क्या क्या चीजें दी गई हैं। यह गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया दोस्तों। घोषित क्या गया, किस अधिनियम के तहत किया गया? विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 1 के अंतर्गत इसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया है। और यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित था 1998 से ही। यह भारत में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देता था। इस संगठन के विरुद्ध कुछ आपराधिक मामले पंजीकृत हैं जो कि है UAPA 1967 के तहत, IPC 1860 के तहत, आर्म्स एक्ट 1959 के तहत, रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसके लिए बहुत सारे आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ सीधे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। ऑप्शन बी इसका निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सी यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन डी इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई दोस्तों। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यह ऑप्शन सी जो है आपका, यह क्वेश्चन के हिसाब से सही है पर यह तथ्य जो लिखा है यह गलत है। यहां पर 21 एकड़ होगा दोस्तों। कितना? 21 एकड़ क्षेत्र। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं व्याख्या में क्या क्या दिया है। तो दोस्तों यह भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह कहां स्थापित किया गया? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। निर्माण लागत राशि 100 करोड़ रुपए है। विस्तारित हो गया दोस्तों, 21 एकड़ क्षेत्र विस्तार होगा इसका। इसमें स्थापित जो मूर्ति होगी वह 52 फीट की होगी। यह प्रतिमा कांस्य निर्मित होगी। इस परिसर में प्रतिमा के अलावा होगा क्या? एक संग्रहालय भी होगा। यह संग्रहालय क्या प्रदर्शित करेगा? संग्रहालय रानी दुर्गावती की वीरता और साहस संहिता गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास इसमें बताया जाएगा दोस्तों। रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य गोंडवाना की शासिका थी और प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती। दोस्तों जयंती जो मनाई गई है 500वीं जयंती थी, कौन सी? वीरांगना रानी दुर्गावती की दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। या दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 6 तक चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? देखने का, हाँ ठीक है। क्वेश्चन एक बार ऊपर नीचे देखना पड़ता है कहां पर है दोस्तों, जिस समय टाइम लगे था इसमें। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया दोस्तों? सही आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 18,350 करोड़ रुपए का। सेकंड ऑप्शन दोस्तों 19,260 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी 2,240 करोड़ रुपए का। ऑप्शन डी 21,250 करोड़ रुपए का। दोस्तों सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी
19,260 करोड़ रुपए का शिलान्यास इसमें किया गया दोस्तों। शिलान्यास और लोकार्पण दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें क्या कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया दोस्तों। शिलान्यास के लोकार्पण में जो खर्च आई लागत राशि वह 19,260 करोड़ रुपए आई है। लोकार्पण क्या किया गया है? दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पीएमएवाई ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों की गृह प्रवेश और पीएमएवाई शहरी के तहत निर्मित घरों का। और शिलान्यास क्या किया, किसके द्वारा किया गया? जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन और संरचना के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का भी शिलान्यास किया गया दोस्तों। अन्य में क्या दोस्तों? आईआईटी इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण, परिसर में छात्रावास और भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखना शामिल है दोस्तों। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए लखनऊ प्रयागराज में, ऑप्शन बी लखनऊ बरेली में, ऑप्शन सी लखनऊ वाराणसी में, ऑप्शन डी लखनऊ आगरा में। दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ वाराणसी में दोस्तों किया गया है। आइए तो देखते हैं इसकी में और क्या क्या डिटेल दिया दोस्तों। यह कहां उत्तर प्रदेश में किया गया है? 2 अक्टूबर 2023 को इसका हर घर सोलर अभियान को आयोजित किया गया दोस्तों। कहां पर? लखनऊ वाराणसी में किया गया दोस्तों। अभियान के तहत लगाया जाए क्या? रूफटॉप संयंत्र लगाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? यूएनडीपी द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र आवासीय एवं व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना दोस्तों, यह उद्देश्य था दोस्तों इसका। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन में सीधे 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? आइए 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तो जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 हुआ कौन सा था? ये तीसरा नंबर का था दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह आयोजन कहां किया गया दोस्तों? यह दोस्तों आयोजन अहमदाबाद ना करके यह आयोजन आपका मुंबई में किया गया दोस्तों। अभी आइए देखते हैं इसके बारे में। सॉरी दोस्तों मैंने यहां पहले ही आपको आंसर बता दिया। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया है दोस्तों। हाँ 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन किया गया दोस्तों। कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? केंद्रीय पोत परिवहन और नौवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दोस्तों। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन किया गया दोस्तों। और इसी कार्यक्रम के तहत ही भारतीय समुद्री नील अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना ब्लूप्रिंट एक जारी किया गया, जिसको अमृतकाल विजन 2047 के नाम से जाना जाता है। इसका भी अनावरण दोस्तों तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान किया गया। इस मूल योजना में क्या क्या था दोस्तों? तो बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई दोस्तों। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर सीधे अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ए विजय, ऑपरेशन बी अजय, ऑपरेशन सी गंगा, ऑपरेशन डी सॉरी कावेरी दोस्तों। तो बताइए कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही है इसमें? तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन अजय के नाम से दोस्तों शुरू किया गया। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या व्याख्या दी। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने दोस्तों देख लिया। क्वेश्चन 9 में देखते हैं क्या क्या चीजें व्याख्या दी गई इसमें। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है अभियान है। और कब शुरू किया? 11 अक्टूबर 2023 को यह अभियान शुरू किया गया दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने निर्णय लिया दोस्तों। ऑपरेशन कावेरी जो शुरू किया गया दोस्तों, यह सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 2023 अप्रैल में शुरू किया गया था। और ऑपरेशन गंगा जो शुरू किया गया दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों चलाया गया था अभियान। हमने दोस्तों यहां तक देख लिया दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष का अनावरण किया गया। सॉरी दोस्तों गलत मैंने पढ़ दिया। इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज
का अनावरण किया गया। और ऑप्शन नंबर 2, इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का भी आयोजन किया गया। दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2, दोनों कथन इसमें सही। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या क्या व्याख्या दी गई। दोस्तों यह आयोजन कब किया गया था? तो जैसे दोस्तों आयोजन इसलिए आपको जानना क्योंकि 8 अक्टूबर को, हर 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। और 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय वायुसेना की 5 ऑपरेशनल कमानें हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में है, मध्य वायु कमान प्रयागराज में है, पूर्व वायु कमान शिलांग में है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान जोधपुर में है और दक्षिणी वायु कमान आपके तिरुवनंतपुरम में है। दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन भी किया गया, एयर शो का। इस अवसर पर वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम है। विवेक राम चौधरी जो है वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल है, ने मध्य वायु कमान बमरौली, जो कि मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। दोस्तों तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने दोस्त देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें देखना है कौन सा तथ्य सही नहीं है। दोस्तों आइए, ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कार्रवाई 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शन बी, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। ऑप्शन सी, जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुचिका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन डी, मारवाड़ा जंक्शन को खंबाली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई। दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत कथन है। दोस्तों इसमें आइए गलत क्यों है हम देखते हैं सीधे। दोस्तों यहां दिया है, दोस्तों देखिए सीधे हरी झंडी किसको दिखाई गई है? जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुचिका एक्सप्रेस, जो कि जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ेगी, ना कि वह जोधपुर को दिल्ली से जोड़ेगी। दोस्तों यहां क्लियर होगा। दोस्तों यहां और बहुत सारी चीजें दी गई, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है और यह कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। दोस्तों यह जो कवरेज किया गया है दोस्तों, इसके बारे में कथन दिया है, कथन में कौन सा कथन सही नहीं। दोस्तों आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल किया। ऑप्शन बी, राज्य के सभी 95,767 गांवों ने देश दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया। ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीने की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गांवों ने ODF प्लस गांव का दर्जा हासिल किया। तथा ऑप्शन डी क्या बोलता है? 95,767 ODF प्लस गांवों में से 4,306 गांव ODF प्लस आदर्श गांव है। दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब यह कथन तो गलत है पर क्वेश्चन की मांग के अनुसार यह सही है। दोस्तों क्यों गलत है? दोस्तों यहां सीधे बता दिया, देखिए यहां पे 4,306 बोला जा रहा है, प्लस ODF प्लस आदर्श गांव की जो संख्या है वह 3,806 है। दोस्तों और यह जो मिशन, यह ODF उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF प्लस कवरेज जो हासिल किया गया है, यह कब हासिल किया? सितंबर 2023 में यह हासिल किया गया। दोस्तों किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत किया गया। दोस्तों यहां पे और सारी डिटेलिंग दी गई। दोस्तों इन सारी डिटेलिंग को आप ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? दोस्तों तो इसमें ऑप्शन ए 5,470 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 5,850 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 6,350 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 6,235 करोड़ रुपए। दोस्तों सही आंसर क्या होगा? दोस्तों सही आंसर इसका होगा 6,350 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? रेल परियोजना संबंधित क्या है? रायगढ़ में कहा किया गया? रायगढ़ में यह परियोजना का समर्पित किया गया है। और रेलवे परियोजना की लागत राशि है 6,350 करोड़ रुपए। उन्होंने आधारशिला रखी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में। अब 9 जिले कौन से दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं डिटेल में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन है 20%, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 33%। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 33%। संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 क्या लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ, राज्यसभा से 21 सितंबर 2023 को पारित हुआ, लोकसभा में इसमें 454 मत पड़े और विपक्ष में 202 मत पड़े सिर्फ, राज्यसभा में पक्ष में मत 214 पड़े, एक भी विरोधी मत नहीं पड़ा कोई भी। विधेयक का नाम क्या? महिला आरक्षण विधेयक 2023। विधेयक का सरकार द्वारा क्या नाम रखा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दोस्तों यह प्रावधान कहां कहां लागू? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए कुल 1/3 मतलब 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहां आयोजित किया गया दोस्तों? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बंगलुरु में दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई। या ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया दोस्तों। कहां पे आयोजित किया दोस्तों? जियो वर्ल्ड सेंटर की मुंबई में इसको दोस्तों आयोजित किया गया। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल एफसीसी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य विषय क्या था इसका? ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल। दोस्तों इसमें कुछ अवार्ड दिए गए दोस्तों, इनके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं। जो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 के नाम से जाना दोस्तों, इसमें कुछ अवार्ड दिए, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। पहला कथन। दूसरा कथन दोस्तों क्या है? इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था। क्वेश्चन नंबर 3, इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ के G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली। दोस्तों ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 सही, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही। तो दोस्तों सही कौन सा आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त डी, मतलब कि उपर्युक्त सभी सही है दोस्तों। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं क्या क्या है। या इसकी अध्यक्षता भारत की द्वारा की गई है। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था 18वां G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों। इसका मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में भारत में आयोजित किया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर की अध्यक्षता की थी, शिखर सम्मेलन की दोस्तों। यहाँ पे भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज्यादा बैठकें आयोजित की दोस्तों। इसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। इसमें कुछ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित कुछ देश थे, जिसमें बांग्लादेश था, कोमोरस था, मिस्र था, मॉरिशस था, नीदरलैंड्स था, नाइजीरिया था, ओमान था, सिंगापुर था, स्पेन था और संयुक्त अरब अमीरात था दोस्तों। इसमें और बहुत सारी डिटेलिंग दी है, आप इसको देख लीजिएगा आसानी से दोस्तों। यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ देखिए इतना बहुत लंबा है दोस्तों। यहाँ कुछ मुख्य बातें दोस्तों मैं पढ़ देता हूं। सम्मेलन की प्रमुख तथ्य क्या था? 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता मिली। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे घोषणा की गई। इस गलियारे कॉरिडोर के निर्माण में भारत, यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए नई कार्य समूह पर सहमति बनी। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों में सहमति हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जीवीए की घोषणा की गई दोस्तों।
और शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुल्ला द सिल्वा को सौंपी दोस्तों। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी सऊदी अरब में, ऑप्शन डी अमेरिका में दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा सऊदी अरब दोस्तों, ऑप्शन सी सऊदी अरब दोस्तों। शांति निकेतन को शामिल किया गया दोस्तों। यह जो विश्व धरोहर समिति का जो 45वें सत्र का आयोजन किया गया है, यह यूनेस्को का, यह कहां किया गया, सऊदी अरब में किया गया दोस्तों। आइए हम देखते हैं दोस्तों 45वें सत्र का आयोजन के बारे में मैंने बता दिया, कहां किया गया, सऊदी अरब में किया गया दोस्तों। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश किसने की दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मूवमेंट्स एंड साइट्स द्वारा इसका आयोजन किया गया दोस्तों। विशेष तथ्य क्या है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत में इस तरह 41 विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं टोटल मिला के दोस्तों इसको लेकर के। आइए कुछ शांति निकेतन के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। वर्ष 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। वर्ष 1921 में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। यह विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया दोस्तों। यह शांति निकेतन के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में सॉरी दोस्तों, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई दोस्तों। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद या ऑप्शन डी राजीव कुमार दोस्तों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद। आइए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं डिटेल में और क्या क्या चीजें इसमें दी है थोड़ा सा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है तो आपको पता ही है, रामनाथ कोविंद द्वारा। और किसके द्वारा गठन किया है, केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों। विशेष तथ्य क्या है, वर्ष 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। कब तक, 1967 तक दोस्तों। समिति में अन्य सदस्य में शामिल कौन कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, 5वां लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ महाधिवक्ता हरीश साल्वे और 7वां पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी दोस्तों। मतलब एक अध्यक्ष 7 सदस्य होंगे दोस्तों इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। ऑप्शन सेकंड, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथरे पांचाली महोत्सव का उद्घाटन फिल्म रही दोस्तों। यह कथन थे दो कथन में से कौन सा कथन उपयुक्त सही है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी केवल या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सही आंसर तय क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों इसमें दोनों सही है, ऑप्शन ए और 2, मतलब कि ऑप्शन सी सही है, अर्थात कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। जो दोस्तों G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, यह आयोजन इंडियन इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय में किया गया है, मंत्रालय से G20 सचिवालय में। उद्देश्य सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना है। प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया दोस्तों। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथरे पांचाली इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं दोस्तों। 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की।
इस अधिनियम को किस तिथि से लागू माना जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए 16 मई 2023, ऑप्शन बी 17 मई 2023, ऑप्शन सी 18 मई 2023 और ऑप्शन डी 19 मई 2023। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम लागू होगा दोस्तों, लागू माना जाएगा। ताकि दोस्तों यह राज्यसभा से 7 अगस्त 2023 को पारित, लोकसभा से 3 अगस्त 2023 को पारित, राष्ट्रपति द्वारा 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी गई। दोस्तों संशोधन किसमें करेगा? यह विधेयक जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन करेगा और यह केंद्र सरकार को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि केंद्र सरकार को अधिकारियों की कार्यों, नियमों और सेवाओं की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में यह अधिकार देता है। और नेक्स्ट क्या है? यह प्रावधान करता है, किस चीज प्रावधान करता है? राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। प्राधिकरण में शामिल होंगे कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव शामिल होंगे। और इस प्राधिकरण का कार्य क्या होगा दोस्तों? प्राधिकरण का मुख्य कार्य दोस्तों देखते हैं क्या है? प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देना दोस्तों इसका काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए देखते हैं। अगस्त 2023 में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19वां सदस्यीय पैनल का गठन किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए महेश चंद्र पंत, ऑप्शन बी संदीप जालान, ऑप्शन सी मंजुल भार्गव, ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महेश चंद्र पंत दोस्तों। तो महेश चंद्र पंत का सही आंसर होगा। आइए देखते हैं दोस्तों इस पर क्या क्या दिया है। तो दोस्तों यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा किया गया यह पैनल, जो पाठ्यक्रम संशोधित पैनल गठित किया गया इसके द्वारा एनसीईआरटी द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIEPA के चांसलर महेश चंद्र पंत द्वारा दोस्तों इसका किया जाए काम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प या तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन ए अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। ऑप्शन बी इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन सी आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। और ऑप्शन डी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह कथन गलत है दोस्तों। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा दोस्तों पद ग्रहण करने की तिथि से अवधि 63 वर्ष आयु प्राप्त करने तक होगा दोस्तों। यह मेन इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इतना मैंने बता दिया। और अध्यक्ष और सदस्य केवल 2 बार बन सकते हैं दोस्तों और यह एक निगमित निकाय होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं? ऑप्शन ए इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ऑप्शन बी यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। ऑप्शन सी इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन डी इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें गलत है। उन्हें अपना जो आधार नंबर होगा वह देना होगा दोस्तों। यह कथन क्वेश्चन के अनुसार तो सही है पर यह ऑप्शन मतलब कथन गलत कह रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं यहां पे दोस्तों कथन के बारे में कुछ बताया। देखते हैं क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की सहमति 11/2023 को मिली। इस पे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को यह प्रस्तावित है। प्रावधान रजिस्ट्रार जनरल जो महापंजीयक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान करता है, या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से। जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर आवश्यक होगा दोस्तों। यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल बनाएगा पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करे कौन? रजिस्ट्रार जनरल। क्या बनाएगा? पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संशोधन संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, मेहर और महरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया दोस्तों? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। यह सारी जनजातियां महर, महारा, मेहर, महरा समुदाय की जनजातियां छत्तीसगढ़ से संबंधित दोस्तों यह सारी डिटेल यहां दी गई दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल मंथन यूपीएससी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह राष्ट्रीय परिदृश्य लेकर के हम आए हुए दोस्तों। राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ साथ हम आपको अंतरराष्ट्रीय और जितने भी घटनाक्रम इसमें दिए हुए सारे घटनाक्रम को आपको बताएंगे। हम टोटल 700 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे दोस्तों करंट अफेयर्स का, जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। और आप इस बुक अर्थात घटना चक्र की जो यह क्विज बुक है, घटना चक्र करंट अफेयर की जो क्विज बुक है, आप इसको मार्केट में अपनी जो नियरेस्ट शॉप होगी या कोई भी रिटेल शॉप होगी वहां से आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और यह बहुत ही कम प्राइस पर दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बुक है और आप इसको ले लें और लेकर इसे अच्छे से पढ़ें दोस्तों। हमारे साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दोस्तों। मैं अपनी बात कहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।